AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब लोगों को ये जो हमारा बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट चल रहा है, बहुत प्यारी सी जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, ये जो हमारा बहुत पैसे कोर्स चल रहा है विच इज़ नथिंग, इट्स अवर DBMS डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। देखो हो सकता है थोड़ी लाइटनिंग का इशू हो जाए एंड अब मैं इस वाली यूनिट में ज़्यादा नहीं लिखूंगी, मैं थोड़ा वर्बली एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज मेरे पास मेरे कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको ओरली समझाऊंगी, बट यस जो मैं बोलूँ मेक श्योर कि आप वो पॉइंट्स लिख लें, मैं अंडरलाइन करती जाऊंगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ट्राई करूंगी तो बहुत गंदी हैंड राइटिंग आएंगी विच आई एम नॉट गोइंग टू डू। सो यस, ये हमारे यूनिट 5 का पार्ट 1 चल रहा है। ऑलरेडी हमने पार्ट अपनी यूनिट 1 कवर कर ली, यूनिट 2 कवर कर ली, यूनिट 3 भी कवर कर ली एंड यूनिट 4 भी कवर कर ली। तो ये अब हमारी यूनिट 5 शुरू हो रही है। बट बिफोर मूविंग अहेड, बिफोर डिस्कसिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज टॉपिक, फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड राशि डागा, यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रही हूँ। देखो, ये जो यूनिट 5 होने वाली, ये भी आपकी काफ़ी शॉर्ट ही होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। ठीक है, देखो इसके जो 2-3 टॉपिक्स है ऑलरेडी हमने यूनिट 4 के, जब हम यूनिट 4 पढ़ रहे थे एंड में, वो हमने बहुत डिस्कस कर लिए हैं वो वाले टॉपिक्स। ठीक है, तो पहले तो मैं यही बोलूँगी कि जिस लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले तो रुक जाइए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देखो बिकॉज ईच वीडियो इज लिंक्ड टू वन अनदर, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं किस टॉपिक्स की बारे में बात करूँ, देखो आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स आज हमारे होने वाले हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्करेंसी कंट्रोल होगा। ठीक है, देन अपना लॉकिंग टेक्निक्स फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल, टाइम स्टैम्प्स प्रोटोकॉल फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो 3 टॉपिक्स होने वाले हैं। जिन बच्चों को पता होगा कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड लॉकिंग टेक्निक्स वाला, ये मैंने यूनिट 4 के लास्ट जो पार्ट था, जो हमारा लास्ट पार्ट था 4 पार्ट, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू देने वाली हूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं कि वही चीज़ हम बार बार डिस्कस करें, वीडियो की लेंथ हम ज़्यादा बड़ी करें, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने वो आपको यूनिट 4 की, इवन मैं आपको प्रॉपर वीडियो भी बता रही, यूनिट 4 के पार्ट 4 में हमने वो चीज़ काफ़ी अच्छे से डिस्कस करी है। तो यहाँ पे वी आर जस्ट गोइंग टू टेक एन ओवरव्यू ऑफ दैट टॉपिक्स। ओके, सो येस, ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको कोई भी चीज़ में इशू नहीं हो, सारे डाउट्स क्लियर होते जा रहे होंगे, बट अगर है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, वी विल डिस्कस इट। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक विच इज कॉन्करेंसी कंट्रोल। बेसिकली वी आर डूइंग द रिवीजन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक इन प्रीवियस यूनिट विच इज यूनिट 4 पार्ट 4। तो देखो, कॉन्करेंसी कंट्रोल मैंने उधर भी यही बताया था कि कॉन्करेंसी कंट्रोल आपकी एक ऐसी टेक्निक्स है जो इंश्योर करती करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस व्हेन मल्टीपल ट्रांजेक्शंस रन एट द सेम टाइम। जैसे मैं भी एक मतलब एक चीज़ है, मैं उधर ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी ट्रांजेक्शन कर रहे, तो एक जो चीज़ है, एक एलिमेंट या एक आप कुछ भी चीज़ बोल सकते हो जिसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं इसी टाइम पर। अभी फॉर एग्जांपल टाइम हो रहा है 3:30 बजे, 3:30 पे कम से कम 6 लोगों ने एक साथ ट्रांजेक्शन करा है। तो ये ऐसी टेक्निक होती है, उस समय काम आती है कि इंश्योर करना करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी हो डेटाबेस की। मतलब जो मैंने ट्रांजेक्शन करा है वो प्रॉपर उस तक पहुंच गया हो, और जो चीज़ मैं ऑर्डर करना चाह रही हूँ, जो चीज़ मैं करना चाह रही हूँ, वो चीज़ मुझे मिल जाए। एंड सेम फॉर माई अदर फ्रेंड्स, ऐसा ना हो कि मेरा ट्रांजेक्शन हिट हो रहा है मेरे फ्रेंड पर और मुझे वो चीज़ शो ही नहीं कर रही है, और उसने ट्रांजेक्शन नहीं किया, उसको बोल रही कि पेमेंट डन। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखिए। कौन ध्यान रखता है? ये कॉन्करेंसी कंट्रोल इस चीज़ का ध्यान रखता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी मेंटेन करती है डेटाबेस की। जब बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजेक्शंस हो एक टाइम पे, तो आपका ये वाला एरर देखने को ना मिले। क्यों जरूरत है? टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली। मैंने बताया ना वही वाला, कि जब एक टाइम पे बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, तो उस चीज में करेक्टनेस, इंश्योरिटी लाने के लिए कि भैया कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, जब हमारी कॉन्करेंसी कंट्रोल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है? जैसे लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड, इनकंसिस्टेंट रीड, अनरिपीटेबल रीड। ये ऑलरेडी मैंने इनके बारे में इवन
जो ये प्रॉब्लम्स थी मैंने प्रीवियस यूनिट में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करे कि लॉस्ट अपडेट क्या होते हैं, क्या डर्टी रीड्स होते हैं, क्या अनरिपीटेबल रीड है, क्या इनकन्सिस्टेंट रीड है। तो देखो यहाँ पे मैं नहीं करूँगी वो चीज़ डिस्कस, और कमेंट्स में मत लिखने लग जाना दीदी आपने अच्छे से टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करा है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ये चीज़ रिपीटेडली बोलती आ रही हूँ। ये टॉपिक हम लोग अच्छे से यूनिट 4 के पार्ट 4 में डिस्कस कर चुके हैं, पहले हम ये चीज़ अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो इट जस्ट ए रिवीजन, आपके 2 टॉपिक्स रिवाइज हो रहे हैं, बिकॉज इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम कि मैं क्या क्या पूरी एक्सप्लेन करूँ, वो चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लेना। अब आते हैं शेड्यूल्स। 2 तरीके के शेड्यूल्स होते हैं, हमने पढ़े थे, सीरियल शेड्यूल होते हैं, कॉन्करेंट शेड्यूल होते हैं। सीरियल शेड्यूल में क्या है, ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर, एक के बाद होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी T1 ट्रांजेक्शन हुआ, जस्ट उसके बाद कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, T2, ऐसे ऐसे आपके स्वाम चलते चले जाएंगे। मतलब मैंने भी ट्रांजेक्शन करा, मेरे एक और फ्रेंड ने ट्रांजेक्शन करे, तो मतलब ट्रांजेक्शन क्या हो रहे हैं, एक के बाद एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो नाम से ही पता चला है। सीरियल शेड्यूल क्या होता है, मतलब एक सीरियल वाइज हो रहा है। हम बोलते हैं ना जैसे क्लास में कि सीरियल वाइज खड़े हो जाओ, मतलब रोल नंबर वाइज खड़े हो जाओ, तो क्या हो रहा है, एक के बाद एग्जीक्यूट हो रहा है। कॉन्करेंट शेड्यूल्स में क्या होता है, ट्रांजेक्शन इंटरलीव कर जाते हैं, बीच में छोड़ जाते हैं, कुछ इनकम्प्लीट हो जाती है, कुछ पहले हो जाते हैं, मतलब कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, ये अपने मर्जी के मालिक है। इन्हें जब काम जो भी जैसे करना होगा वैसे करेंगे, ये क्या है, अपनी मर्जी के मालिक है। बट सीरियल शेड्यूल नहीं है। सीरियल शेड्यूल बोलते हैं यस आई एम एग्जीक्यूटिंग वन आफ्टर अनदर, बट कॉन्करेंट शेड्यूल क्या बोलते हैं कि नहीं भैया मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं जब करना चाहूँ मैं जब करूँगा, ठीक है। अब सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स और हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सीरियलाइजेबल शेड्यूल में आपके 2 तरीके का आते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड व्यू सीरियलाइजेबल। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या बोलता है, इफ शेड्यूल इज इक्विवेलेंट टू अ सीरियल वन चेक्ड यूजिंग प्रेसिडेंस ग्राफ। अगर आपका जो शेड्यूल है वो अगर सीरियल 1 के इक्वल है, सीरियल 1 क्या जो मैंने बताया कि एक के बाद ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, अगर उसके बराबर आ रहा है जो आपका शेड्यूल है, तो ये कौन सा आपका कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल है। अब आप इसको कैसे चेक कर सकते हो, बाय यूजिंग अ प्रीसीडेंस ग्राफ। अब प्रीसीडेंस ग्राफ क्या होता है, जब मैंने आपको वेट टाइम ग्राफ बताया था वैसे ही आपका प्रीसीडेंस ग्राफ है। इसलिए मैं बोल रही हूँ जब हम आगे की यूनिट्स में बढ़ जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे पिछले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पिछली जो हमारी टर्मिनोलॉजीज होती है, आप प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज यही आपकी रिपीटेटिव काम आती है। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या बोलते हैं, कैसे शेड्यूल है, अगर आपका वो शेड्यूल इक्विवेलेंट है सीरियल 1 के, तो क्या है वो आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। व्यू सीरियलाइजेबल क्या बोलते हैं, सेम फाइनल रिजल्ट्स एंड सेम रीड एंड राइट्स एज सीरियल शेड्यूल। अगर सेम आपके फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हो, सेम रीड और राइट आ रहे हैं सीरियल शेड्यूल की तरह, तो हम उसको क्या बोलते हैं, व्यू सीरियलाइजेबल बोलते हैं। मतलब सब कुछ सेम है, चाहे वो आपका फाइनल आंसर हो, चाहे आप उसको रीड करो, ट्रांजेक्शन को राइट करो, बट अगर वो बिल्कुल सेम आ रहा है सीरियल के, देन इट इज अ व्यू सीरियलाइजेबल। अगर बिल्कुल बराबर है, देखो फर्क है सेम और बराबर आने में। व्यू कब होता है, जब बिल्कुल सेम हो, आपने आउटकम निकाल लिया, आपने फाइनल रिजल्ट देख लिए, सेम रीड और राइट आ रहा है, तो हम बोलते हैं उसको व्यू सीरियलाइजेबल है। बट कॉन्फ्लिक्ट में अगर जो आपका शेड्यूल है बराबर है, इक्विवेलेंट है, एक दोनों इक्वल है, जब जाके हम उसको कॉन्फ्लिक्ट वाला सीरियलाइजेबल बोलते हैं। दोनों चीज में डिफरेंस है, बराबर और इक्वल टू में बहुत बड़े डिफरेंस है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने पता होगा उनको तो बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, जिनके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पहले से क्लियर होंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरी ही वीडियो देखो, बस द मेन थिंग इज दैट इस वीडियो का मेन प्री रिक्वेस्ट क्या है कि आपको पहले प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली कॉन्करेंसी कंट्रोल वगैरह इज, ठीक है। अब बात आती है एक मिनट, बात आती है कि रिकवरेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है, ट्रांजेक्शन कमिट्स ओनली आफ्टर द वन इट डिपेंड्स ऑन हैव कमिटेड। देखो सॉरी, जब ये वाला पढ़ाया तो बहुत मैंने डायग्राम से अच्छे से एक्सप्लेन करा था, स्टिल रिमेंबर। एक ऐसा ट्रांजेक्शन जब वो कमिट हो, जब वो जिस पे डिपेंड है, मतलब जैसे ये मेरा T1 ट्रांजेक्शन है, ठीक है, और ये मेरा T2 ट्रांजेक्शन है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि ढंग से समझ में आ जाए। अभी जो मेरा T1 ट्रांजेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरे T2 पे डिपेंड कर रहा है। अब जो ये मेरा T1 ट्रांजेक्शन है कब कमिट होगा, दूसरे पेन से बताती हूँ कब कमिट होगा हमारा T1 ट्रांजेक्शन, जब आपका ये T2 वाला कमिट हो जाएगा। जैसे ही T2 वाला कमिट होगा उसके बाद ही T1 वाला होगा। लिखा है ट्रांजेक्शन कमिट्स ओनली आफ्टर द वन इट डिपेंड्स ऑन हैव कमिटेड, मतलब T1 अगर T2 पे डिपेंड हो रहा है तो जब T2 कमिट हो जाएगा जब ही T1 होगा, वरना नहीं होगा। या अगर मैं बोलती कि ऐसा उल्टा हो जाता, उल्टा इन द सेंस कि ये T2 है ये T1 है, ठीक है।
अब T2 हमारा T1 पे डिपेंड हो जाता, तो T2 हमारा कब कमिट होता, T2 हमारा जब कमिट होता जब आपके T1 महाराज कमिट हो जाते हैं। क्लियर, सेम है कि आपका ये T1 है T2 है, आप T2 पे अगर डिपेंड, जिस पे भी वो डिपेंड कर रहे हैं, T1 T2 वाली बात नहीं है, जिस पे भी वो डिपेंड कर रहा है अगर वो पहले कमिट हो जाए उसके बाद ही वो वाला कमिट होगा। अब इसमें आते हैं कैस्केडेड शेड्यूल होता है, ये तो आपकी रिकवरेबिलिटी की टेक्निक्स बता रही हूँ। नो ट्रांजेक्शन रीड्स अनकमिटेड डेटा, जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन है उनका अनकमिटेड डेटा किसी का नहीं पड़ेगा जो पूरा तरीके से कमिट नहीं हुआ है। मतलब फॉर एग्जाम्पल T1 है, ठीक है, ये हमारे T1 है, ये हमारा T2 है, जिसका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है अनकमिटेड ट्रांजेक्शन ऑन दी मिडल ऑफ दी जो ट्रांजेक्शन बीच में, तो T1 हो चाहे कोई सा भी ट्रांजेक्शन हो वो अनकमिटेड डेटा नहीं पढ़ सकते। स्ट्रिक्ट शेड्यूल, ट्रांजेक्शंस कैन ओनली रीड राइट आफ्टर प्रीवियस कमिट्स। ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल क्या है, ट्रांजेक्शन अगर कुछ उसको रीड करना है, कुछ भी राइट करना है, वो जब भी कर सकते हैं जब आपका प्रीवियस वाला जो कमिट है वो डन हो चुका होगा पूरा। मतलब बोलते हैं ना कि भैया हमारा हिसाब चुकता करो, तो मैं जब भी आपको नया सामान दूंगा पहले आप प्रीवियस वाला जो जितने भी हिसाब थे जब क्लियर कर दोगे जब भी नया सामान मिलेगा, वही वाली सा कि भैया अगर आपका प्रीवियस कमिट पूरा डन है कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आप नई ट्रांजेक्शन रीड एंड राइट कर सकते हो। क्लियर। कॉन्करेंसी कंट्रोल की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, सबसे पहला होता है लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स, जिसमें दो आते हैं, विच इज शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉग्स। पढ़ा है आपने शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉग्स क्या होते हैं। इवन जो आपका सेकेंड हेडिंग है, लेट मी शो यू दिस, लॉकिंग टेक्निक्स फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल, इसमें वही वाला टॉपिक रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ मेन, अगर आपको कॉन्करेंसी कंट्रोल पता है तो आपके यूनिट 4 और 5 के कम से कम 3-4 टॉपिक्स आपके ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो पूरी की पूरी यूनिट 5 वो आपकी कॉन्करेंसी कंट्रोल पे ही बेस्ड है पूरी की पूरी। फिर आपका आता है 2 फेज लॉकिंग, जिसमें आपका ग्रोइंग प्लस श्रिंकिंग फेज होता है। मैं सिर्फ आपको हाईलाइट्स दे रही हूँ, ऑलरेडी हमने डिटेल में कि ग्रोइंग क्या है, श्रिंकिंग फेज क्या है, कि 2PL क्या होता है, 2 फेज लॉकिंग क्या होता है, कि आपके शेयर्ड लॉक्स क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव लॉक्स क्या होते हैं, सब मैंने यहाँ 4th यूनिट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, मैं यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या आती है, डेडलॉक पता है क्या होता है, स्टार्वेशन भी आपको पता है, तो 2 लॉक जो आपको लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल से सी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर आता है आपका टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल, इसके ऊपर भी एक हेडिंग ही है, इसके ऊपर ये पूरा आपका वो प्रोटोकॉल कि ईच ट्रांजेक्शन गेट्स अ टाइम स्टैम्प। मैंने बताया था ना, हर एक ट्रांजेक्शन जैसे T1 है उसको कितना टाइम मिला, 2 मिनट मिला है, या T2 है उसको कितने मिनट मिला, 4 मिनट। तो ये क्या टाइम स्टैम्प मिला है कि भैया आपको अगर एग्जीक्यूट करना है ना ये वाला ट्रांजेक्शन तो इसी टाइम स्टैम्प के बीच में करना पड़ेगा। एंश्योर्स ऑर्डरिंग बाय टाइम, कि टाइम में ही हो। थर्ड आता है आपका वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स, एग्जीक्यूट, वैलिडेट, कमिट। याद करो ये 3 मेन चीजें थी कि भैया सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा ट्रांजेक्शन, फिर वैलिडेट होगा कि जो ट्रांजेक्शन है ठीक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, फिर आखिर में जाके कमिट होगा। डेडलॉक हैंडलिंग क्या होती है, प्रिवेंशन ऑर्डर ऑफ द लॉग्स, कैसा प्रिवेंशन कर सकते हो कि जो लॉग्स आप उसको बंद करके रखें, बंद इन द सेंस वो घर वाले लॉग्स नहीं, ठीक है, ऑलरेडी पता है कौन से लॉग्स के बारे में बात कर रही हूँ। कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, वेट डाई वाउंड वेट वाला आपको अवॉइड करना है। कैसे आप डिटेक्शन रिकवरी कर सकते हो, आपको पता है वेट फॉर ग्राफ साइकिल जो हमने सीखी थी वो बनाओ और डिटेक्ट करो साइकिल्स। अगर वेट फॉर ग्राफ में अगर आपकी याद है आपको साइकिल बन रही होती थी ग्राफ में तो हम बोल देते कि भैया डेडलॉक है, अगर साइकिल नहीं बन रही है तो नहीं है। रिकवरी टेक्निक्स कैसे, लॉग बेस्ड रिकवरी, कीप लॉग्स ऑफ ऑल द एक्शंस, अनडू एंड रीडो आफ्टर एग कैश। अब ये लॉग आपको पता है एक ऐसी फाइल होती है जो हर एक ट्रांजेक्शन के टाइम पे हो रही होती है कि बाय चांस कोई ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हुआ है तो अगर उसको प्रीवियस स्टेज पे जाना है जिसमें आप अनडू रीडो वाले ऑप्शंस परफॉर्म करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं, लॉग फाइल के थ्रू करते हैं। अगर लॉग नहीं होगी तो आप पीछे ट्रांजेक्शंस में कमिट ही नहीं कर सकते हो। चेक पॉइंट सेव डेटाबेस स्टेट पीरियडिकली टू रिड्यूस रिकवरी वर्क, जो आपका डेटाबेस है उसको चेक पॉइंट्स हम बनाते थे। याद करो कि आपका इतना बड़ा ट्रांजेक्शन है, आपने यहाँ तक एक ट्रांजेक्शन करी तो हमने इसके चेक पॉइंट बना दिया, ठीक है। बाई चांस ये आगे चल के कुछ क्रैश हुआ तो हमें यहाँ से नहीं करना पड़ेगा, जो है ना यहाँ से हमें वापस रिकवरी नहीं करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने चेक पॉइंट बना दिया। सॉरी। ओके, सो आई होप आपको कॉन्करेंसी कंट्रोल वाले यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर हमारी आती है डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्करेंसी कंट्रोल। ये क्या है, इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कॉन्करेंसी कंट्रोल इंश्योर्स ग्लोबल सीरियलाइजेबिलिटी, नीड्स कोऑर्डिनेशन अक्रॉस मल्टीपल साइट्स। आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम मेरे पास यहाँ पे, मेरा एक फ्रेंड यहाँ बैठे, मेरा एक फ्रेंड यहाँ बैठा है, तो अपने सब लोगों के पास अपने अपने सिस्टम्स है, राइट।
अब कुछ डेटाबेस मेरे पास होगा, कुछ उसके पास होगा, कुछ उसके पास होगा. लाइक इफ आई वांट टू अपडेट समथिंग इन द डेटाबेस तो मेक श्योर कि ऐसी सीरियलाइजेबिलिटी हो, ऐसा आपके इंश्योरेंस हो कि अगर जो मैं अपडेट कर रही हूँ तो वो उन दोनों के पास भी रिफ्लेक्ट करे. तो ये बोला कॉन्करेंसी कंट्रोल इंश्योर्स करते हैं ग्लोबल सीरियलाइजेबिलिटी हो, नीड्स कोऑर्डिनेशन अक्रॉस मल्टीपल साइट. जरूरी नहीं कि सिर्फ वो मेरे पास ही बैठे हो, क्या पता कुछ अलग दूर जगह हो उनके पास डेटाबेस हो, तो एटलीस्ट अगर वो कुछ अपडेट करे तो मेरे पास रिफ्लेक्ट हो, अगर मैं कुछ अपडेट करूँ तो उनके पास रिफ्लेक्ट हो. दिस इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्करेंसी कंट्रोल. आई होप आपको कॉन्करेंसी कंट्रोल क्लियर हो गया होगा टॉपिक. रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं. तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप. एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो. Now we will be moving to the next topic which is locking techniques for concurrency control. Already ये वाला वही है कि ये भी हम पढ़ चुके हैं, वो shared lock, exclusive lock, तो ये भी just revision ही है. ठीक है, तो locking क्या होता है? A lock is a mechanism to restrict access to data items so that multiple transactions don't interfere. लॉक एक तरीके से कि मैकेनिज्म है रेस्ट्रिक्ट करने का कुछ डेटा आइटम्स को, जिससे उसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एक बार में इंटरफेयर ना करें. मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास जैसे एक डेटा आइटम है, मुझे इस पे एक्सेस कर वो रेस्ट्रिक्ट करना है कि जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स इस पे हो रहे हैं इंटरफेयर ना करें. तो मैं क्या करूँगी, मैं लॉक टेक्निक का यूज़ करूँगी. लॉक इज अ मैकेनिज्म टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू डेटा आइटम सो दैट मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स डोंट इंटरफेयर. इंश्योर्स आइसोलेशंस इन कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन. जब बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे होते हैं, आपने देखा होगा जब मैं कोई अगर ट्रांजेक्शन कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कितने लोग ऑलरेडी उसका ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. तो क्या एक आइसोलेशन होता है कि मुझे सिर्फ मुझे ही पता चलेगा मेरा, औरों को पता चलेगा, किसी और को नहीं पता चल जाएगा कि इतने हजार लोग इस चीज को एक्सेस कर रहे हैं इस टाइम पे या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. तो क्या होता है कि आइसोलेशन होता है. अब लॉक्स कितने तरीके के होते हैं? शेयर्ड लॉक विच वी कॉल्ड एस लॉक, एंड एक्सक्लूसिव लॉक जिसको हम एक्स लॉक बोलते हैं. एस लॉक में क्या है? ट्रांजेक्शंस कैन रीड बट नॉट राइट. आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन पढ़ तो सकते हो बट लिख नहीं सकते हो. मल्टीपल ट्रांजेक्शंस कैन होल्ड शेयर लॉक ऑन सेम आइटम. मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन शेयर लॉक ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं ट्रांजेक्शंस को बट लिख नहीं सकते. एक्सक्लूसिव लॉक में क्या होता है? आपके जो एक्सक्लूसिव लॉक है उसमें क्या है कि ट्रांजेक्शन्स कैन रीड एंड राइट. यहाँ पे आप दोनों चीज कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो. ओनली वन ट्रांजेक्शन कैन होल्ड एन एक्सक्लूसिव लॉक एट अ टाइम. बट कंडीशन क्या है? एक समय पे एक ही ट्रांजेक्शन पे एक्सक्लूसिव लॉक होगा. शेयर्ड लॉक में क्या था कि आप ट्रांजेक्शन्स को पढ़ तो सकते हो बट लिख नहीं सकते हो, और मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स के पास शेयर्ड लॉक हो सकता है. बट एक्सक्लूसिव लॉक में क्या है कि आप पढ़ लिख सकते हो उसमें, बट सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के पास ही एक्सक्लूसिव लॉक होगा एक ही समय पे. तो इन शॉर्ट आइसोलेशन ही तो हो रहा है ना एक तरीके से. अगर एक के पास है तो फिर दूसरे के पास जाएगा, यानी कि वो अपना कमिट कर चुका है ट्रांजेक्शन, जब भी तो दूसरे के पास जाएगा. तो एक तरीके से आइसोलेशन बनता जा रहा है. लॉकिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? बाइनरी लॉक्स होते हैं, सिर्फ 2 स्टेट्स होती है, या तो लॉक्ड होगा या अनलॉक्ड होगा. बाइनरी का मतलब तो 2 ही होता है, या तो हाँ या ना. सिंपल है बट रिस्ट्रिक्टिव बहुत है, क्या कि डायरेक्ट उसने बोल दिया तो लॉक है या अनलॉक है. शेयर्ड एक्सक्लूसिव लॉक क्या होते हैं? मोर फ्लेक्सिबल देन बाइनरी, अलाउ मल्टीपल रीडर्स बट वन राइटर. क्योंकि मल्टीपल रीडर्स हो सकते हैं, क्योंकि एस लॉक में आप बहुत लोग पढ़ तो सकते हैं बट एक्सक्लूसिव लॉक में ही लिखने वाला ऑप्शन है जिसमें एक ही लिख सकते हैं. टू फेज लॉकिंग क्या है? ग्रोइंग फेज क्या होता है? ट्रांजेक्शन सिक्योर्स ऑल लॉक. ट्रांजेक्शंस को सारे लॉक मिल जाते थे. श्रिंकिंग फेज में जब एक लॉक रिलीज होता है तो न्यू लॉक कैन बी एक्वायर्ड. अगर जैसे एक लॉक रिलीज हुआ तो दूसरा लॉक ने एक्वायर करे. दिस इज व्हाट ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग फेज. गारंटी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी होती. कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या थी? अभी आपने पढ़ी थी यहाँ पे कि अगर आपका जो शेड्यूल इक्विवेलेंट है सीरियल 1 से तो आपकी क्या कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है. I'll change my pan color to red. हाँ, क्लियर? तो ये आपकी 2 फेज लॉकिंग हो गई, मतलब पढ़ा दी, जिसमें आपकी ग्रोइंग और श्रिंकिंग फेज बहुत अच्छे से क्लियर हो गए. इश्यू क्या है? डेडलॉक पॉसिबल होता है. ठीक है. स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग क्या होती है? एक्सक्लूसिव लॉक्स होते हैं बट हेल्ड टिल कमिट एंड अबॉर्ट, प्रिवेंट्स कैस्केडिंग अबॉर्ट्स. एक्सक्लूसिव लॉक्स तो होते हैं बट यहाँ पे कंडीशन होती है कि कमिट हो जाए, अबॉर्ट हो जाए. तो यहाँ पे कैस्केडिंग अबॉर्ट्स वाली बहुत कंडीशन होती है. जो रिगरस 2 फेज लॉकिंग होती है तो यहाँ पे दोनों तरीके के लॉक होते हैं कि शेयर्ड भी होते हैं, एक्सक्लूसिव भी होते हैं, जब तक कमिट नहीं हो जाए ट्रांजेक्शन. बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है बट इंश्योर करते हैं स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स को. ठीक है.
अब प्रॉब्लम्स क्या है लॉकिंग के साथ? सबसे पहला तो डेडलॉक ये है कि दो और ज्यादा ट्रांजेक्शंस वेट कर रहे हैं एक का, क्योंकि आपने देखा था ना एक्सक्लूसिव लॉक में उसने बोला टू फेस लॉकिंग में क्या था कि पहले जैसे ही एक लॉक खत्म हो दूसरा आ जाए, तो क्या बहुत सारे लॉक्स वेट कर रहे होते हैं। स्टार्वेशन ट्रांजेक्शन नेवर गेट्स लॉक बिकॉज अदर कीप्स ओवरटेकिंग, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन को अभी लॉक मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही खाली होता है बहुत सारे ट्रांजेक्शंस आ जाते हैं लॉक लेने। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों के साथ। अब डेडलॉक हैंडलिंग कैसे होती है लॉकिंग में, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो? असाइन कर दो ऑर्डर टू लॉक्स कि सबसे पहले किसको लॉक मिलेगा, कि T1 को लॉक मिलेगा, T2 को मिलेगा, जिससे कि वो फॉलो कर पाए। डिटेक्शन बिल्ड वेट फॉर ग्राफ, आप जैसे अगर वो साइकिल हो रही है डिटेक्ट तो है, वरना नहीं है। रिकवरी अबॉर्ट कर दो एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन जिससे आप डेडलॉक को ब्रेक कर लो। अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट कर दूंगा जिससे मेरी साइकिल नहीं बनेगी, तो उसको अवॉइड कर दो। ठीक है, तो देखो यार ये ऑलरेडी बहुत जल्दी जल्दी हो चुका है, ये दो टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा बार पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस यूनिट्स में भी। तो क्या है कि ये बहुत जल्दी जल्दी निकल गई, क्योंकि आगे की ये जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है विच इज टाइम स्टैम्प, क्योंकि ये भी रिलेटेड है, कुछ ना कुछ आपको इसके एटलीस्ट आइडिया है। ठीक है, तो हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ भी अगर आपको समझ नहीं है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल्स के। टाइम स्टैम्प से पता आ रहा होगा, मैंने भी एक बताया था, जैसे T1 ट्रांजेक्शन है उसको मैंने 2 मिनट दिए, T2 ट्रांजेक्शन है उसको मैंने 4 मिनट दिए। तो ये क्या है, कुछ टाइम स्टैम्प्स दे दिए पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए। इसकी जरूरत क्या पड़ी, डेटाबेस में मैनी ट्रांजेक्शंस एक साथ रन कर रहे होते हैं, तो वी नीड टू मेक श्योर फाइनल रिजल्ट इज सेम एज इफ रन बाय वन सीरियल। तो उनका मतलब ये है कि हमें पता है कि एक टाइम पे बहुत सारे ट्रांजेक्शंस काम कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। तो मैं अगर उनको फाइनल रिजल्ट मैं सेम चाहता हूँ, तो या तो मैं उसको क्या करूँ, एक के बाद करूँ। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, लॉकिंग इज वन वे, लॉक कर दो, बट लॉक करने से कंडीशन आ रही डेडलॉक हो रहा है। तो दूसरा वे क्या है कि टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल लगाओ। मतलब हमें पता है कि क्या होता है ट्रांजेक्शंस में, बहुत एक ही समय पे मल्टीपल ट्रांजेक्शंस रन कर रहे होते हैं, बट मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि जो लास्ट में रिजल्ट है वो सेम है सीरियल वन की तरह। तो इसमें मैं क्या करूँ, या तो लॉक्स लगा दो ट्रांजेक्शन पे, बट अगर मैं लॉक लगाऊंगी तो डेडलॉक वाली कंडीशन आ जाएगी जो कि मुझे नहीं करनी। तो दूसरे तरीके क्या बचता है मेरे पास, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। अब टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल होता क्या है, a unique number like a token given to each transaction when it starts, it tells the age of the transaction। एक यूनिक नंबर होता है, आप उसको टोकन मांग सकते हो, एंट्री पास मांग सकते हो, जो हर एक ट्रांजेक्शन को दिया जाता है जब वो स्टार्ट होता है। तो इससे पता चल जाता है कि आपकी एज क्या है। हम बोलते हैं ना इतनी एज है, मतलब यानी कि इतने मिनट ही आप जी पाओगे, उससे ज्यादा मिनट नहीं। तो यही हम क्या करते हैं, मैंने बताया टाइम स्टैम्प कुछ मिनट्स दे देते, बोल देते कि इसी टाइम के बीच में पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन काम करेगा, अगर इससे 1 मिनट भी ज्यादा हो गए, इवन 1 सेकंड भी ज्यादा हो गए, ट्रांजेक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है ट्रांजेक्शन T1 गेट्स टाइम स्टैम्प 5, यानी कि ट्रांजेक्शन जो T1 है सिर्फ 5 मिनट चलेगा। T2 आपका कितने मिनट चलेगा, 10 मिनट चलेगा, यानी कि T1 आपका छोटा है T2 से। ठीक है, अब बेसिक आइडिया क्या है, तो सिस्टम ऑलवेज ट्राई टू फॉलो टाइम स्टैम्प ऑर्डर। हमें बेसिक मतलब ये है कि हमेशा वो टाइम स्टैम्प ऑर्डर फॉलो करते हैं। इफ एन ओल्डर ट्रांजेक्शन वांट्स टू डू समथिंग, जैसे T1 था जो पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, अगर वो कुछ करना चाहता है, इट शुड बी अलाउड बिफोर द यंगर वन। दिस इंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी, सेफ ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर ऑलरेडी कमिट हो चुका है बट अगर इसको कुछ करना है तो कब अलाउड होगा, बिफोर द T2, या T2 से पहले ही वो काम कर सकता है, वरना नहीं, क्योंकि इससे क्या सीरियलाइजेबिलिटी मेंटेन फॉलो होती है। अब इसमें कुछ रीड एंड राइट रूल्स है। ईच डेटा आइटम से एक्सेस 2 इंपॉर्टेंट टाइम स्टैम्प्स। हर जो ट्रांजेक्शंस के 2 इंपॉर्टेंट टाइम स्टैम्प्स होते हैं, सबसे पहले तो रीड और दूसरा राइट। रीड में क्या है, लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजेक्शन दैट रीड, सबसे बड़ा टाइम जिसमें वो रीड कर सकते हैं, एंड रोट का क्या है, उसमें सबसे बड़ा टाइम जिसमें वो लिख सकते हैं। अब रूल्स क्या आते हैं, जैसे ट्रांजेक्शन T वांट्स टू रीड X, कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है वो पढ़ना चाहता है, तो ये जो TST is greater than write TST, too late, some newer transaction is already written X, so this read is not allowed, please abort it and restart with a new timestamp, else save to read allowed। अब क्या होता है, जो हमें पर्टिकुलरली ट्रांजेक्शन है, अब उसने बोला मुझे रीड करना है, पर अगर राइट वाला टाइम बड़ा है, ठीक है, तो उसको बोल देते कि भैया आप लेट हो चुके हो, ऑलरेडी ट्रांजेक्शन किसी ने लिख दिया है, तो हम इसको अलाउड नहीं करेंगे, या तो आप इसको अवॉइड कर दो या फिर दोबारा रिस्टार्ट। मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन रीड करना चाहता है तो सबसे पहले राइट वाला ऑपरेशन देखा जाएगा, अगर राइट वाला ज्यादा होगा तो उसको तुरंत अवॉइड कर दिया जाएगा, अगर नहीं है तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला रूल, जब ट्रांजेक्शन को रीड करना हो तो अपडेट हो जाती है चीज, पर जब ट्रांजेक्शन को राइट करना हो, देखो अपडेट पता कैसे हो रहा है, रीड वाले जो ट्रांजेक्शन में मैक्सिमम बताया जा रहा है, जो रीड वाला है और जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी पढ़ रहा था।
अगर जो ट्रांजेक्शन है, अब सेम उल्टा हो जाता है, राइट वाले में क्या हो जाता है, अगर वो रीड वाला बड़ा है तो यानी कि ऑलरेडी उसने किसी ने पढ़ लिया है, बेटर आप उसको अवॉइड कर दो। बट अगर राइट वाला बड़ा है तो ये यानी कि यंगर ट्रांजेक्शन है, किसी और ने भी लिख दिया, तो बेहतर है आप अवॉइड कर दो। जब ही लिख सकते हो जब बराबर होगा। देखो दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब आप रीड के लिए जा रहे थे और राइट के लिए जा रहे थे, थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं। जब आप रीड के लिए गए तो रीड के लिए क्या हुआ, उसने चेक करा कि राइट वाला अगर बड़ा है तो आप तुरंत अवॉइड कर जाओगे, आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा या तो अवॉइड कर दीजिए या फिर दोबारा रिस्टार्ट करो। बट अगर नहीं है तो आप कर सकते हो। सेम अगर आप राइट में क्या बोला गया, पहले तुम उसको रीड वाले से चेक करा गया, अगर रीड वाला बड़ा है तो भी नहीं कर सकते। फिर उसको राइट के लिए भी चेक करा गया कि अगर राइट वाला बड़ा है तो, अगर राइट वाला भी बड़ा है तो भी नहीं कर सकते। जब ही कर सकते हो जब वो क्या होगा, बराबर होगा। जो आपका ट्रांजेक्शन जिसको आप करना चाह रहे हो और जिसका आपका जो टाइम है जिसको आप लिखना चाह रहे हो, अगर वो बराबर है तभी आप अपना राइट वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो कुछ रूल्स होते हैं। अब वेरिएंट्स क्या है टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल के, सबसे पहले बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग क्या होती है, फॉलो रूल्स अबव स्ट्रिक्टली अबाउट द कॉमन। तो बेसिक टाइम स्टैम्प में क्या होता है, जो ऊपर हमने रूल्स दे रखे रीड एंड राइट के बहुत ज्यादा फॉलो किए जाते हैं, नवोशन बहुत मुश्किल से होते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रूल्स फॉलो ही हो जाते हैं। स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में ऑल राइट्स ऑफ ट्रांजेक्शन डिलेड अंटिल इट कमिट्स प्रिवेंट्स कैस्केडिंग अबाउट्स। तो जो सारे के सारे ट्रांजेक्शन कुछ डिले हो जाते कमिट होने से पहले, तो इससे क्या होता है, कैस्केडिंग अबाउट वाला टाइम बच जाता है। क्लियर। थॉमस राइट रूल के बोलते हैं रिलैक्स रूल है राइटर्स के लिए जो लिख रहे होते हैं ट्रांजेक्शन। अगर राइट वाला आपका बड़ा है, आप उसको इंस्टेड ऑफ अबॉर्टिंग आप इग्नोर कर दो, क्योंकि बोला गया था ना सेकंड वाले में अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले तो रीड के लिए देखा जाता है, अगर वो बड़ा होता है तो अवॉइड कर देते हैं। सेम आपके राइट के लिए देखा जाता है, अगर आपका वो भी बड़ा है तो बोला जाता है अवॉइड कर दो। बट अगर आप अवॉइड करना नहीं चाहते हो, जो थॉमस ने रूल दिया, तो आप उसको राइट इग्नोर कर दो अभी के लिए, क्योंकि जो न्यूअर ऑलरेडी वैल्यू है वो लिखी जा चुकी है, तो पुराने वाले की तो वैसी वैल्यू नहीं है ना, तो इससे अननेसेसरी अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या हमें पता है, सबसे पहले देखा तो कोई डेडलॉक नहीं है, सिंपल इम्प्लीमेंट करने और इंश्योर करते हैं सीरियलाइजेबिलिटी। डिसएडवांटेज के बहुत सारे अबॉर्ट्स ये रीस्टार्ट होते हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए, वेस्ट इज रिसोर्सेज बिकॉज अबॉर्टेड ट्रांजेक्शन लूज देयर वर्क, टाइम स्टैम्प मैनेजमेंट ओवरहेड हो जाती है कभी कभी, तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। तो यस, ये कुछ हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड के सेम ईयर के 82 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपके प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, सर्विंग एंड ज्योमेटिक्स है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स है, इवन बंडल डील्स आर आल्सो देयर, साइबर सिक्योरिटी है, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस है, टेक्निकल कम्युनिकेशन, डेटा स्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो ये कुछ हमारे फर्स्ट एंड थर्ड ईयर के सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स है, ईयर के सेमेस्टर सब्जेक्ट्स है, एंड इवन मोर सब्जेक्ट्स आर आल्सो कमिंग, सो दैट आपकी जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स आप अच्छे से उनको तैयारी कर सको आराम से। एंड सेम फॉर द फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, कि वहाँ पे हमारे पास जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, क्वांटिटी एस्टिमेशन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, हीट एंड मास ट्रांसफर, मशीन डिजाइन, बंडल डील्स आर ऑल्सो देयर, power system, engineering, hydrology, database management system, modern construction materials, and even more are also coming. Same for we have also for the 7th semester subjects की advanced structure analysis, project management, soil and water conservation, renewable energy and resources, and even और भी subjects आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। देखो आज हमने बहुत छोटे छोटे 3 टॉपिक्स डिस्कस करे, ठीक है। कॉन्करेंसी कंट्रोल का है जो ऑलरेडी मैं प्रीवियस यूनिट से पढ़ा चुकी हूँ, तो हमने जस्ट रिवीजन किया है। लॉकिंग टेक्निक्स भी हमने रिवीजन किया, बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। तो देन फिर हम जो टाइम स्टैम्प्स वाला था उसमें भी पढ़ा। देखो बहुत सिंपल सी है, क्योंकि ऑलरेडी आपके ना सारे इंटरकनेक्टेड है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो बहुत थोड़े थोड़े हम पढ़ते जा रहे हैं। आई होप क्लियर होता जा रहा होगा। बट अगर नहीं हुई ना कोई चीज़ क्लियर, तो देखो पहले तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखो। बट अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो कोई डरने की बात नहीं है, आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि दीदी हमें पर्टिकुलरली ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, तो आई विल एक्सप्लेन यू, गाइड यू कि हाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, तो उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगी। बट यस, एक बार आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी, वो चीज़ करना पड़ेगा। तो यस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब जो आगे का लेक्चर होगा उसमें हम कुछ और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारे आगे के कुछ टॉपिक्स होने वाले हैं। हार्डली 1-2 लेक्चर्स और है इस यूनिट के, देन हमारा फाइनली पूरा का पूरा जो हमारे DBMS का सिलेबस है
फिफ्थ आपका जो फिफ्थ सेम थर्ड ईयर का वो कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में जहाँ पे हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।